स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण कभी मनुहार कभी फटकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले पहल दर्शन मुझे 1937 के चुनाव में आरा में हुए थे। मैं स्कूल का छात्र था और घर में सबसे छोटा था, इसलिए साइकिल से अकेला सड़क पर जाना या किसी सभा सोसाइटी में जाना बुजुर्गों ने मना कर रखा था। एक दिन मेरे शिक्षक राधा बाबू ने मुझसे धीरे से कहा कि वो आरा गांगी पर जा रहे हैं नेहरू जी का चुनाव भाषण सुनने, क्योंकि आरा रमना मैदान में चुनाव सभा को अंग्रेज कलेक्टर ने रोक लगा दी है। मैं भी उनके साथ वहां जाने को उतावला हो उठा, मगर राधा बाबू ने कहा, यदि आप जाने को हल्ला करेंगे तो आपकी माँ और नानी मुझे भी रोक देंगी। राजा साहब यहाँ है नहीं, फिर लाखों की भीड़ में वहां आपको ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सरकारी प्रत्याशी कोई भी तूफान या बदतमीजी कर सकते हैं। उस समय तो मैं मन महसूस कर रह गया, मगर मन ने फिर भी नहीं माना। जैसे ही मेरी माँ और नानी दोपहर का भोजन समाप्त कर धूप में झपकी लेने लगी, मैं साइकिल लेकर आरा सर्किट हाउस के रास्ते से आरा सासाराम सड़क की ओर भागा। उसी रास्ते से जवाहरलाल जी विक्रमगंज से आ रहे थे। उन्हें सीधे आरा गुमटी पार कर गांगी की ओर चले जाना था। मैं उनकी मोटर आने की प्रतीक्षा में बहुत पहले से उस सड़क पर पहुंच गया और पंडित जी के दर्शनार्थ खड़ा हो गया। वहां भीड़ एकदम न थी, सभी तो गांगी पुल पर ही भाग गए थे। इतनी दूर मैं ही अकेला वहां खड़ा था और बहुत प्रतीक्षा के बाद जब उनकी गाड़ी वहां पहुंची तो मैंने बड़े उत्साह से उन्हें प्रणाम किया और चिल्लाने लगा, पंडित नेहरू की जय, पंडित नेहरू की जय। नेहरू जी ने गाड़ी धीमी करा दी, मेरा प्रणाम स्वीकार कर गेंदे की एक माला मेरी ओर फेंक दी और हंसते हुए आगे निकल गए। जब तक गाड़ी अनाइट पहुंचकर मेरी आंखों से ओझल न हुई, मैं बराबर जय जयकार करता ही रहा। घर लौटकर जब रात को सारा किस्सा राधा बाबू शिक्षक को सगर्व सुनाया तो वो मुझसे रश्क करने लगे। उफ, इतनी भीड़ थी कि मैं तो बहुत दूर फेंका गया। लाउड स्पीकर भी पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा था और इसी शोर शराबे में कब वो चले गए इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं मिली। आपने तो बड़े करीब से उन्हें देखा और वो भी हंसते हुए, और फिर आपको प्रसाद स्वरूप माला भी मिल गई। मैंने फूलों के सूख जाने पर भी उस माला को सालों साल अपने पास सजो कर रखा। सन 38 में हाई स्कूल बिहार से पास कर मैं उच्च शिक्षा पाने इलाहाबाद पहुंचा। वर्धा की तरह वो शहर भी उन दिनों भारत स्नायु केंद्र था। जवाहरलाल जी तो सचमुच नवयुवक हृदय सम्राट थे ही, और उनका निवास स्थान आनंद भवन हम विद्यार्थियों के लिए तीर्थ स्थल जैसा था। दिन या रात हर दूसरे तीसरे दिन वहां यूं ही पहुंच जाते। कभी जवाहरलाल जी के दर्शन हो जाते, कभी उनका प्यार पाते, कभी उनकी झिड़कियां भी पा जाते। ये दोनों हमारे लिए अमूल्य निधियां थीं और विद्यार्थियों के घरों या हॉस्टल के कमरों में चर्चा का विषय भी। 1939 में भैया यानी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन के सभापति चुने गए तो नेहरू जी को यूनियन के उस सत्र के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। उनके स्वागत में भैया शेक्सपियर रोड कहकर इतने जोर से लाउडस्पीकर पर बोले कि शेक्सपियर रोड सारे हॉल में इस तरह गूंजा कि सभी ने कान बंद कर लिए और पंडित जी के ठहाके लगाते ही सारा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। और तब भैया ने अपनी गलती महसूस की। कमला नेहरू महिला अस्पताल का गांधी जी द्वारा शिलान्यास तथा इंदिरा जी और फिरोज गांधी का विवाह मेरे इलाहाबाद प्रवास की आनंद भवन में संपन्न 2 अविस्मरणीय घटनाएं रहीं। उस समय मैंने नेहरू जी को बड़े समीप से देखा और यह भी जाना कि शुष्क राजनीति में व्यस्त तथा जेलों के सीकचों के अंदर वर्षों बंद रहने के बावजूद उनकी छाती में पत्नी वियोग का अपार दुख तथा अपनी इकलौती बेटी के लिए अक्षय प्रेम की लौ
सदा प्रदीप्त रही है। बाहर से वो कभी कभी जितने ही उदासीन दिखते, एक शांत विरागी की शून्य आंखों से कुछ खोजते हुए, वो अंदर से उतने ही रस लवलीन रहे, करुणा तथा प्रेम के स्रोत जैसे। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश में एक नई रोशनी, एक नया उत्साह आया। मैंने भी इलाहाबाद से अपनी शिक्षा समाप्त कर पटना में अशोक प्रेस नाम से एक प्रेस तथा प्रकाशन संस्था की नींव रखी। 1947 में मुझे पेलम तमिलनाडु में 6 महीने रहना पड़ा, भैया का कारखाना चलाने के सिलसिले में। और वहीं मेरा केरल के युवक V.R. सुब्रमण्यम से परिचय हुआ, जो अंग्रेजी के बड़े अच्छे विद्वान थे तथा पत्रकारिता की ओर उनका विशेष रुझान था। मेरी उनसे मित्रता बढ़ी और हम एक ही कमरे में एक साथ रहने लगे। उसी प्रवास के दौरान मैंने उनसे अपनी प्रकाशन संस्था की बात चलाई और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रकाशन संस्था की पहली पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हो। इस योजना में मैंने उनका सहयोग मांगा, क्योंकि पत्रकारों तथा दक्षिण के अंग्रेजी लेखकों से उनका बड़ा अच्छा संपर्क था। सुब्रमण्यम साहब भी जवान ही थे और वे बड़े जोश खरोश से इस योजना के कार्यान्वयन में कूद पड़े। वे ही इस ग्रंथ के संपादक बने और उन्होंने देश तथा विदेश के शीर्षस्थ नेताओं तथा विद्वानों से चिट्ठी पत्री शुरू कर दी। 1947 तक प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों में होने लगी थी और उन पर कलम उठाने के पहले सभी उत्साहित भी होते और कुछ झिझकते भी। इधर मैंने और सुब्रमण्यम साहब ने गाड़ी बड़े जोर से चला दी। मैंने राजेंद्र बाबू से वर्धा में तथा जगजीवन बाबू और बाबू सत्यनारायण सिंह से दिल्ली में मिलकर उनकी रचनाओं के लिए आश्वासन ले लिया। सत्यनारायण बाबू तो इतने जोश में आ गए कि अपने विदेशी मित्रों तथा राजदूतों को रचनाएं उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजने लगे। उधर सुब्रमण्यम साहब, जो ग्रंथ के संपादक थे, उन्होंने रॉयटर्स के लंदन के विशेष पदाधिकारी स्टैनली क्लार्क द्वारा भी राजनायकों तथा शीर्षस्थ लेखकों को लेख के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। हमने गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ा दी और कुछ गलत तरीके से भी कि इसकी खबर नेहरू जी को मिल गई। फिर क्या था, नेहरू जी बिगड़ उठे और उन्होंने झट अपने कार्यालय से संपादक के नाम से एक बड़ा फटकार भरा पत्र भेजा और इस योजना को झट बंद कर देने का आदेश दिया। फिर हम क्या करते? आज उनकी फटकार पाते ही जो बात जहां रही वहीं छोड़ दी। सुब्रमण्यम साहब इस फटकार के बाद भी हतोत्साहित नहीं हुए। नेहरू जी की गलतफहमी को दूर कराने की योजना बनाने लगे, मगर मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि हमारी पहली गलती ये हुई है कि हमें राजदूतों को ऐसा पत्र नहीं भिजवाना चाहिए था। राजेंद्र बाबू ने हमें वर्धा में ही कहा था। नेहरू हीरक जयंती समारोह पर नेहरू को अभिनंदन ग्रंथ देने की योजना तथा एक समिति बन गई है और हिंदी की ओर से अज्ञेय जी उसमें लिए गए हैं। सर राधा कृष्णन भी उस कमेटी में हैं। उन्हें संदेह था कि उस ग्रंथ से इसकी टक्कर हो जाएगी। इस समय इस योजना को स्थगित करना उचित होगा। हमें पूज्य राजेंद्र बाबू की बात मान लेनी चाहिए थी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।